प्रश्नमाला 15A अभी हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी प्रेक्षण में उसके महत्तम एवं न्यूनतम मानों के अंतर को प्रेक्षण का क्या कहा जाता है? निम्नलिखित से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए पहला में ये होगा, पहला नंबर वाला परिसर कैसे होगा? तो इसका भी देखिए ये फॉर्मूला है, प्रेक्षणों का परिसर बराबर प्रेक्षण के उच्चतम मान माइनस प्रेक्षण के निम्नतम मान। तो देखिए कह रहा है कि उसके महत्तम एवं न्यूनतम मानों के अंतर का प्रेक्षण को क्या कहा जाता है? तो परिसर कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा परिसर पहला। दूसरा में देखिए, यदि किसी प्रेक्षण में उसके महत्तम मान एवं न्यूनतम मान क्रमशः 18 एवं 10 हो तो प्रेक्षण का परिसर ज्ञात कीजिए। तो दूसरा में देखिए, प्रेक्षण का परिसर बराबर होता है प्रेक्षण का उच्चतम मान माइनस प्रेक्षण के निम्नतम मान। तो देखिए प्रेक्षण का उच्चतम मान कितना दिया हुआ है? 18 और निम्नतम मान है 10। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 8, यानी प्रेक्षण का परिसर हो जाएगा 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, किसी प्रेक्षण के उच्चतम मान न्यूनतम मान एवं परिसर में निम्नलिखित में कौन सा संबंध सत्य है? तो देखिए अभी हम पढ़े थे परिसर बराबर उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान, तो तीसरा होगा। तीसरा में हम टिक लगाएंगे, इसका आंसर होगा तीसरा, यही सही है, बाकी सब गलत है। देखिए बाकी सब गलत है, बस तीसरा में परिसर बराबर उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान, यही फॉर्मूला जो है इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यदि किसी प्रेक्षण में प्रेक्षण का परिसर 20.9 और प्रेक्षण का उच्चतम मान 25.8 हो तो प्रेक्षण का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये फॉर्मूला से बनेगा परिसर बराबर उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान, जो कि यही है। देखिए प्रेक्षण का परिसर बराबर प्रेक्षण का उच्चतम मान माइनस प्रेक्षण का निम्नतम मान। तो इसको बस परिसर यहाँ पे हम लिखे हैं, तो परिसर प्रेक्षण का ही होता है, तो परिसर बराबर होता है उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान, यही चीजें दोनों एक ही फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब देखिए इस पे बैठाएंगे, तो प्रेक्षण का परिसर कितना दिया हुआ है? 20.9, ठीक है, और उच्चतम मान है 25.8 और निम्नतम मान हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे निम्नतम मान। निम्नतम मान को किताब में देखिए न्यूनतम है, तो एक ही बात है, निम्नतम या न्यूनतम एक ही बात है। तो इसमें हमको निम्नतम मान निकालना है, तो देखिए कैसे निकलेगा। निम्नतम मान को हम इधर लाएंगे, देखिए यहां पे लिख लेते हैं निम्नतम मान बराबर, देखिए ये निम्नतम मान जो है बराबर के दायां तरफ है, तो माइनस में देखिए माइनस निम्नतम मान, तो माइनस में है ये, तो हम इसको बायां तरफ लाएं तो प्लस में हो जाएगा, यानी सिर्फ निम्नतम मान लिखेंगे बराबर। अब दायां तरफ है 25.8, ठीक है, तो हम इसको लाएंगे, ये बायां तरफ है बराबर के, तो ये प्लस में है, तो इसको लाएंगे दायां तरफ, तो हो जाएगा 20.9 माइनस में। ठीक है, ये प्लस में है तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो निम्नतम मान बराबर, इसको घटा देंगे तो 18 में से 9 गया 9, दशमलव इधर देंगे, देखिए एक अंक के बाद है दायां से दशमलव, ये हो गया 4, तो यहाँ पे 4 देंगे और 2 में से 2 गया 0, यानी 4.9 इसका निम्नतम या न्यूनतम मान हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में 4.9 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यदि किसी प्रेक्षण में प्रेक्षण का परिसर 20 और प्रेक्षण का न्यूनतम मान 2 हो तो प्रेक्षण का महत्तम मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए परिसर बराबर होता है उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान, तो यहाँ पे हमको परिसर दिया हुआ है 20, ठीक है, 20 बराबर उच्चतम मान निकालना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान कितना दिया हुआ है? 2, ठीक है, न्यूनतम या निम्नतम बात एक ही है। तो अब उच्चतम मान निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे? देखिए उच्चतम मान को हम इधर ही रहने देते हैं दायां तरफ, बस 2 को हम लेके आ जाते हैं किधर? दायां से बायां, तो 20 प्लस 2 हो जाएगा बराबर उच्चतम मान, ठीक है, तो कितना हो गया? उच्चतम मान बराबर हो गया 22, तो यहाँ पे लिखेंगे उच्चतम मान बराबर 20 दो कितना होता है? 22,
तो इसका आंसर हो जाएगा 22। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आंकड़े 27, 35, 19, 16, 26, 23 के लिए परिसर क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कैसे बनाएंगे। परिसर पूछ रहा है तो परिसर बराबर होता है उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान। तो उच्चतम मान इसमें 35 है, देखिए पूरा में सबसे बड़ा है 35 और सबसे छोटा है 16। तो परिसर निकाल देंगे, यानी उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान, तो 35 माइनस 16, तो इसका आंसर आ जाएगा 19। तो यहाँ पे लिखेंगे हम उच्चतम मान बराबर 35 सबसे बड़ा जो है, और निम्नतम मान है सबसे छोटा 16। तो इसका आंसर आ गया, देखिए 15 में से 6 गया 9, 2 में से 1 गया 1, यानी 19। इसका आंसर आ जाएगा परिसर बराबर 19। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आंकड़े 57, 46, 35, 29, 46, 31, 59, 60, 45, 52 के लिए परिसर निम्नांकित में से कौन सा होगा। तो देखिए परिसर बराबर क्या होता है, उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। तो यहां पे देखिए सबसे उच्चतम मान कौन सा है, तो सबसे बड़ा तो 60 लग रहा है, तो देखिए 60 हुआ, और सबसे छोटा हुआ 29। ठीक है, तो यहाँ पे परिसर निम्नांकित में से कौन सा होगा, तो 60 माइनस 29 कहाँ पे है, 3 में, तो इसका आंसर होगा 3। इसमें हम 3 में टिक लगाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 7 हो गया। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक विशेष प्रेक्षण जितनी बार आता है उसे उसकी क्या कहते हैं, बारंबारता कहते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बारंबारता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या भराएगा, बारंबारता। तो यहाँ पे हम भर देंगे, देखिए कॉपी में आप लोग भर लीजिएगा। एक विशेष प्रेक्षण जितनी बार आता है उसे उसकी बारंबारता कहते हैं। अब देखिए दूसरा में, प्रेक्षणों का माध्य सभी प्रेक्षणों का योगफल बटा क्या होता है यहाँ पे, प्रेक्षणों की संख्या। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, सभी प्रेक्षणों का योगफल, प्रेक्षणों का माध्य का फॉर्मूला होता है सभी प्रेक्षणों का योगफल बटा प्रेक्षणों की संख्या। ये फॉर्मूला देखिए पीछे दिया हुआ है किताब में, देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर, प्रेक्षणों का माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योगफल बटा प्रेक्षणों की संख्या। चलिए ये 8 का पहला दूसरा हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में, निम्नलिखित आंकड़े में 27 की बारंबारता क्या है। तो देखिए 27 की बारंबारता मतलब 27 कितना बार इसमें रिपीट हुआ है। तो देखिए 27 को गिनेंगे 1 2 3, तो 9 का आंसर कितना हो जाएगा 3। देखिए 27 3 बार रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर हम यहीं पे लिख देते हैं, आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। तो 9 का आंसर हो जाएगा 3। बस 27 को गिनना है कितना बार रिपीट हुआ है, तो वही उसकी बारंबारता हो जाएगी। तो 3 बार हुआ है 27। अब देखिए 10 में 9 हो गया 10। देखिए निम्नलिखित आंकड़ों में 23 की बारंबारता और 19 की बारंबारता का अंतरफल लिखिए। तो इसको देखिए कॉपी में बना देते हैं। तो 23 की बारंबारता, तो 23 कितना बार है, 1 2, देखिए फिर से 1 2 3, 3 हुआ। 23 की बारंबारता 19 देखिए, तो 1 2, तो 23 का 3 में से 2 घटाना है, अंतरफल कह रहा है, तो 3 माइनस 2 करेंगे तो इसका आंसर आएगा, देखिए माफ कीजिएगा 19 भी देखिए 3 बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3, और 23 भी 3 बार हो रहा है रिपीट, 1 2 3, तो 3 माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, बस 23 की बारंबारता 19 की बारंबारता को घटा देना है। तो यहां पे लिखेंगे 3 माइनस 3 बराबर 0। 3 हुआ 23 की बारंबारता, 3 बार रिपीट हुआ है 23, और 3 हुआ 19 की बारंबारता, तो दोनों का अंतरफल कितना हुआ 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नांकित में न्यूनतम बारंबारता वाले चर मान लिखिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि न्यूनतम बारंबारता, तो सबसे कम बार कौन यहाँ पे रिपीट हुआ है उसको देखना है, न्यूनतम बारंबारता कह रहा है। तो देखिए 12 भी
12 3 बार हुआ है, 15 भी 2 बार हुआ है, 18 भी 2 बार, 16 भी 2 बार। ठीक है, अब देखिए एक ही बार है, तो न्यूनतम बारंबारता वाले चर मान लिखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, तो इसका आंसर हम यहीं पे लिख देते हैं, आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1, 11 में न्यूनतम बारंबारता वाले, यानी जो सबसे कम बार रिपीट हो रहा है। अब देखिए 12 में निम्नांकित में अधिकतम बारंबारता वाले चर मान लिखिए, तो जो सबसे अधिक बार रिपीट हो रहा है उसको देखना है। तो देखिए 26 कितना बार रिपीट हो रहा है? 1 2 3 4 5 6। और 22 देखिए 1 2, 25 1 2, 28 1 2 3। तो सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन हो रहा है? 26। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 26। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इसका आंसर 26, हम यहीं पे लिख लेते हैं, आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 26, जो सबसे ज्यादा बार अधिकतम बारंबारता वाले चर मान लिखना है, तो 26 सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, यदि बारंबारता 13 हो तो संगत स्थिति चिन्ह खींचिए। अब देखिए इसको कॉपी में बता देते हैं। तो देखिए बारंबारता 13 का संगत स्थिति चिन्ह बराबर कैसे खींचेंगे? देखिए पहले 4 लाइन लेंगे, उसके बाद इस तरह से कर देंगे, तो ये हो गया 5। ठीक है, 5 हो गया, हमको 13 खींचना है। तो देखिए फिर 4 लाइन लेंगे, तो फिर इसको ऐसे काट देंगे, तो हो गया 5 5 10 और फिर 3। तो देखिए 5 5 10 3 13, बारंबारता 13 का संगत स्थिति चिन्ह हो गया, ये हो गया 5 5 10 3 13। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस संगत स्थिति चिन्ह खींचना है हमको। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यदि बारंबारता 15 हो तो संगत स्थिति चिन्ह खींचिए। तो 15 का संगत स्थिति चिन्ह, बारंबारता 15 का संगत स्थिति चिन्ह कैसे खींचेंगे? फिर इससे इसमें 4 लाइन लेंगे। ठीक है, और इस तरह कर देंगे, तो ये हो गया 5, फिर 4 लाइन, फिर इस तरह से कर देंगे, तो 5 5 10 हो गया, फिर 4 लाइन लेंगे, तो 5 5 10 5 5 10 5 15। देखिए 4 को इस तरह कर देते हैं, तो 5 हो जाता है, तो 5 5 10 5 15। तो 15 का संगत स्थिति चिन्ह हो गया, इतना हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में निम्नांकित स्थिति चिन्हों की संगत बारंबारताएं लिखिए। तो इसमें देखिए हमको संगत बारंबारताएं लिखना है, तो यहाँ पे कितना लाइन है हम यहीं पे बता देते हैं। देखिए 1 2 3 4 लाइन है, तो इसका आंसर हो जाएगा तो बस यहाँ पे हमको सामने लिख देना है, देखिए 4। ठीक है, इसके सामने लिख देना है 4। अब देखिए बी में 4 और फिर एक तरह ऐसे किया हुआ है, तो ये हो गया 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया देखिए 5 5 10 1 11, तो इसका आंसर हो जाएगा 11। बस इसको नंबर में लिख देना है, संख्या में। यहाँ पे देखिए 5 1 6, तो यहाँ पे 6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 1 2, ई में 2 आंसर हो जाएगा। एफ में देखिए 1 2 3, तो 3 आंसर हो जाएगा। जी में 1 1 है, तो एक ही आंसर होगा। इसमें देखिए एच में 5 10 15, इसका आंसर हो जाएगा 15। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, चर x1 और x2 का माध्य निम्नांकित में से कौन सा होगा? तो देखिए इसमें हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, प्रेक्षणों का माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योगफल बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो यहां पे देखिए एक चर x1 और x2 का माध्य निम्नांकित में कौन सा होगा? तो माध्य बराबर क्या होता है? सभी प्रेक्षणों का योगफल बटा सभी प्रेक्षणों की, देखिए सभी प्रेक्षणों का योगफल बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे प्रेक्षणों की संख्या, तो उसका योगफल हुआ x1 प्लस x2, और जितना है संख्या 1 2 है, तो नीचे 2 से ही भागा करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा वाला। ठीक है, यानी जितना रहेगा उसको जोड़ देंगे, जैसे x1 प्लस x2, और कितना 1 1 2 है, तो 2 से भागा देंगे। अगर 3 रहता तो तीनों को जोड़ते, फिर 3 से भागा देते। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, 16 का तीसरा।
ठीक है। अब देखिए 17, यदि प्रेक्षणों की संख्या 5 और उनके माध्य 10 हो तो सभी प्रेक्षणों का योगफल बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए ये फॉर्मूला लगाएंगे, प्रेक्षणों का माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योगफल बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो देखिए हम क्या क्या दिया हुआ है, सभी प्रेक्षणों की संख्या दिया हुआ है 5 और उनके माध्य, तो माध्य दिया हुआ है यानी 10 माध्य दिया हुआ है बराबर प्रेक्षणों की संख्या कितना दिया हुआ है 5। ठीक है, तो सभी प्रेक्षणों का योगफल, तो योगफल हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, मान लेते हैं कि सभी प्रेक्षणों का योगफल x है। ठीक है, ये पूरा लिखने से अच्छा है कि हम x लिख दें। समझ गए, सभी प्रेक्षणों का योगफल कितना है x है, मान लेते हैं कि सभी प्रेक्षणों का योगफल है x। तो देखिए x बराबर कितना हो जाएगा 10 गुने 5, ठीक है, बराबर 50। तो x बराबर 50 आ गया। तो यहां पे हम लिख देंगे कि सभी प्रेक्षणों का योगफल बराबर 50, इसका आंसर हो जाएगा 50। ठीक है, ऊपर में हम लिख, यहां पे हम लिख लेते हैं कि माना सभी प्रेक्षणों का योगफल बराबर x। ठीक है, जो पूछ रहा है उसको हम x मान लेंगे। उसके बाद हम x यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि बार बार इसको लिखना ज़्यादा ये हो जाएगा, ज़्यादा लिखना पड़ेगा, इसीलिए हम पहले इसका फॉर्मूला लिख करके माना सभी प्रेक्षणों का योगफल x कर देंगे। उसके बाद 10 बराबर x बटा 5, क्योंकि ये पूछ रहा है हमसे प्रेक्षणों का योगफल, तो x बराबर 50 आ जाएगा। उसके बाद देखिए सभी प्रेक्षणों का योगफल कितना हो जाएगा 50। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, यदि सभी प्रेक्षणों का योगफल 780 और उनके माध्य 78 हो तो प्रेक्षणों की संख्या बताइए। तो इसमें भी हम पहले प्रेक्षणों की संख्या को x मान लेते हैं। तो इसमें हम लिख लेंगे माना प्रेक्षणों की संख्या बराबर x, हमसे पूछ रहा है कि प्रेक्षणों की संख्या बताइए। तो सभी प्रेक्षणों का योगफल हमको दिया हुआ है और माध्य दिया हुआ है, तो हम ये फॉर्मूला पे सेट करेंगे, प्रेक्षणों का माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योगफल बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो माध्य कितना है, तो माध्य है 78, तो यहाँ पे लिखेंगे 78 बराबर सभी प्रेक्षणों का योगफल कितना दिया हुआ है 780 बटा प्रेक्षणों की संख्या पूछ रहा है, तो उसको x माने हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 78x बराबर 780, ये गुना हो जाएगा, इससे तिरछा गुना हो जाएगा, इधर भागा में है तो इधर जाके दायां में, भागा में है तो बायां में जाके गुना में हो जाएगा। तो x बराबर 780 बटा 78, ये देखिए 78 गुना में है बायां तरफ, तो दायां में क्या हो जाएगा भागा में, तो 78 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 10, यानी सभी प्रेक्षणों की संख्या कितना हो गया 10, इसको x माने थे तो इसका आंसर हो जाएगा 10। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का गणितीय माध्य निकालिए। तो प्रथम 3 प्राकृत संख्याएं क्या क्या होती है, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, तो 1, 2, 3, तो प्रथम 3 यही हुआ। अब इसका माध्य कह रहा है निकालने, तो माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योगफल बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो हमसे माध्य बराबर पूछ रहा है प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का, तो सभी प्रेक्षणों का योगफल क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3, इन तीनों को जोड़ देंगे बटा कितना है 1, 2, 3, 3 संख्या देखिए प्रेक्षणों की संख्या, तो 1, 2, 3 है, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए 3 2 5 1 6, 6 बटा 3, देखिए इसको जोड़ेंगे तो 3 दूनी 6, 2 बार में कट गया, तो इसका आंसर आ जाएगा 2, यानी प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का माध्य हो जाएगा 2। ठीक है, ये 2 है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, 1 से 5 तक की प्राकृत संख्याओं का गणितीय माध्य निकालिए। तो इसमें भी हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, 1 से 5 तक की प्राकृत संख्याओं, तो माध्य बराबर हो जाएगा, देखिए यही फॉर्मूला लगाएंगे, तो सभी प्रश्नों का योगफल यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 1 से 5 तक की कह रहा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हम लाइन खींच देते हैं, ऊपर वाला हिसाब है ऊपर। ठीक है, ये देखिए
1 से 5 तक की प्राकृत संख्याओं का गणितीय मान। तो 1 2 3 4 5 सभी को जोड़ देंगे, क्योंकि सभी प्रयोजनों का योगफल बटा प्रयोजनों की संख्या होता है माध्य बराबर। तो प्रयोजनों की संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 नंबर है, तो नीचे 5 देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए सबको जोड़ते हैं, 5 4 9 9 3 12 12 2 14 1 15। तो 15/5 यानी 3 से कट गया, 5 या 15, तो इसका माध्य हो गया 3। इसका आंसर हो जाएगा 3।